हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है बोस-आइंस्टाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पोस्टुलेट्स ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है उसका पोस्टुलेट्स द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड टू डिराइव बोस-आइंस्टाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो बोस-आइंस्टाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको पूरा करने के लिए जो नीचे कंडीशंस दिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन है द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। जो सिस्टम का पार्टिकल्स है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक ही तरीके का पार्टिकल होना चाहिए और इनडिस्टिंग्विशेबल। और वो जो पार्टिकल्स है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से सेम होना चाहिए जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सके। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन है द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स आर कंपेरेबल विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स है, जो सेल्स है फेज स्पेस में, वो और नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि नियरली इक्वल होना चाहिए। नंबर थर्ड है the minimum size of a cell in phase space is equal to h cube, where h is equal to 6.625 into 10 raised to power minus 34 joule second is Planck's constant। और जो सेल है फेज स्पेस में उसका जो साइज है वो होना चाहिए h क्यूब के बराबर। हमने पहले किया था जहाँ पे h क्यूब जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। नंबर फोर्थ है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सेल इन फेज स्पेस। जो फेज स्पेस में सेल है, सपोज ये हमारा फेज स्पेस है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, तो इधर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स करते तो एक सेल में एक ही पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में एक ही सेल में एक पार्टिकल या एक से ज़्यादा पार्टिकल हो सकता है। नंबर फिफ्थ है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इज एप्लीकेबल टू पार्टिकल्स हैविंग ज़ीरो और इंटीग्रल स्पिन। और ये जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है वो उन्हीं पार्टिकल पे अप्लाई होगा जिसका जो स्पिन है वो ज़ीरो होगा या इंटीग्रल होगा, यानी कि कोई इंटीजर होगा। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड बोसॉन्स। और वो पार्टिकल जिसका स्पिन ज़ीरो होता है या इंटीजर होता है उसको हम बोसॉन्स कहते हैं। तो जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है वो बोसॉन्स पे अप्लाई होगा। कंसिडर अ सिस्टम हैविंग एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसके अंदर एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होगा, सेम पार्टिकल्स होगा। इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स ये जो पार्टिकल है वो डॉट के फॉर्म में है, उसको हम ABC करके अलग नहीं कर सकते। दीज पार्टिकल्स हैव डेफिनेट एनर्जीज एंड मोमेंटा। और ये जो पार्टिकल्स है उसका खुद का एनर्जी और मोमेंटा होगा। These particles are represented by phase points in phase space momenta। और ये जो पार्टिकल है वो फेज स्पेस मोमेंटा में, फेज स्पेस में फेज पॉइंट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। These particles are represented by phase points in phase space। वही जो सेंटेंस है वो दोबारा लिखा है, ये जो पार्टिकल है उसको हम फेज पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं फेज स्पेस में। तो इस वाले पोर्शन को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। In order to calculate the energy or momentum distribution of these particles in the equilibrium state, that is most probable state of the system, the phase space is divided into large number of compartments or energy levels। Now अगर हमें calculate करना है energy या momentum डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में, तो हमें क्या करना होगा, जो फेज स्पेस है उसको लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना होगा, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स में डिवाइड करना होगा। ईच एनर्जी लेवल और कंपार्टमेंट इज करस्पॉन्ड टू अ डेफिनेट एनर्जी लेवल और रेंज और मोमेंटम इंटरवल ऑफ द पार्टिकल। और यहाँ पे जो हर एनर्जी लेवल है वो एक डेफिनेट एनर्जी इंटरवल को या डेफिनेट एनर्जी रेंज को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर ये हमारा एनर्जी लेवल्स है E1, E2, E1, E2, E3 सो ऑन अप टू EK करके, तो ये जो एनर्जी लेवल है वो एक डेफिनेट एनर्जी, एक एनर्जी रेंज के बारे में बताएगा। और ये एक दूसरा एनर्जी रेंज है उसके बारे में
करस्पॉन्ड करेगा, उससे रिलेटेड होगा या डेफिनेट मोमेंटम को बताएगा। Each compartment is further divided into elementary cells, each of size equal to h cube, where h is equal to 6.625 into 10 raised to power minus 34 joule second is Planck's constant। और ये जो एनर्जी लेवल्स है, ये हमारा सिस्टम है, उसको हमने एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, ठीक है। E1 एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी लेवल, E3 एनर्जी लेवल, सो ऑन अप टू Ek एनर्जी लेवल तक। और ये जो हर एनर्जी लेवल है वो फर्दर डिवाइड किया है हमने सेल्स में, जिसका साइज जो है वो h क्यूब के बराबर होगा, जहाँ पे h क्यूब जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्यूब जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। और हर कंपार्टमेंट में, सपोज ये हमारा कंपार्टमेंट फर्स्ट और सेकंड है, एनर्जी लेवल, जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेट द फेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू के कंपार्टमेंट्स। हम सपोज करेंगे ये हमारा जो है फेस स्पेस है और उसको हमने के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 so on up to k compartments. Let the number of particles in compartments first, second, third k are n1, n2, n3, nk having energies E1, E2, E3, ek। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कंपार्टमेंट फर्स्ट में वो n1 है, और जितने भी n1 पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी जो है वो E1 है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंपार्टमेंट सेकंड में वो n2 है, n2 का मतलब इसमें इतने कंपार्टमेंट सेकंड में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे 3 पार्टिकल्स होंगे तो n2 3 होगा, और ये तीनों पार्टिकल्स का एनर्जी जो है वो होगा E2। एंड उसी तरीके से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है के कंपार्टमेंट में वो है एन के, और उस कंपार्टमेंट में जितने भी पार्टिकल्स है यानी कि एन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी है ई के। लेट G1, G2, G3 so on up to Gk be the number of cells in compartment first, second, third so on up to K रिस्पेक्टिवली। और ये जो कंपार्टमेंट्स है वो फर्दर डिवाइड है सेल्स में, और हम सपोज करेंगे जो कंपार्टमेंट फर्स्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स है, G1 नंबर ऑफ सेल्स है। कंपार्टमेंट नंबर सेकेंड में जो है G2 नंबर ऑफ सेल्स है। कंपार्टमेंट नंबर थर्ड में जो है G3 नंबर ऑफ सेल्स है, and so on. Now consider ith compartment having Gi cells। और हम कंसिडर करेंगे ith कंपार्टमेंट को, दिस इज ith कंपार्टमेंट जिसके अंदर है Gi cells। Let Ni indistinguishable particles are to be distributed in Gi cells of ith compartment। और ये जो Gi cells है ith कंपार्टमेंट का, उसमें जो है हमें Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। Now we have to calculate the number of ways in which Ni indistinguishable particles can be distributed among Gi cells of ith compartment। तो हमें जो है क्या पता करना होगा, नंबर ऑफ वेज जिसमें ये जो Ni पार्टिकल्स है जो कि indistinguishable है वो Gi कंपार्टमेंट ऑफ सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हमें पता करना है। तो ये जो पोर्शन है वो बहुत ही लेंथी है, उसको हम स्किप करेंगे, नहीं लिखेंगे, लेकिन हम जो है यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया है उसको हम समझते हैं। पार्टिकल का अरेंजमेंट है, ith पार्टिकल का अरेंजमेंट है Gi सेल्स में, ये है हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम सपोज करते हैं हमारे पास जो है एक कंपार्टमेंट है और उसको हमने, उसमें कितने सेल्स है, 2 सेल्स है, और हमें जो है 3 पार्टिकल्स को इन कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये हो सकता है कि जो तीनों पार्टिकल है वो कंपार्टमेंट फर्स्ट में होगा और जो दूसरा कंपार्टमेंट है वो खाली होगा। तो पहला कंडीशन है 3,O हो सकता है 0, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कंपार्टमेंट फर्स्ट में 2 पार्टिकल होगा, इसको हम इस वाले कंपार्टमेंट में लेके जाएंगे, दैट इज़ कंपार्टमेंट सेकेंड में 1 पार्टिकल होगा, यानी कि 2,1 जो है वो हो सकता है। और तीसरा कंडीशन है ये भी इस वाले कंपार्टमेंट में चला जाएगा, दोनों पार्टिकल, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 पार्टिकल आएगा। तो कंपार्टमेंट फर्स्ट में
कंपार्टमेंट फर्स्ट में एक पार्टिकल और सेकंड में 2 पार्टिकल ऐसे प्रेजेंट हो सकता है। और चौथा कंडीशन है कंपार्टमेंट फर्स्ट जो है वो खाली होगा और कंपार्टमेंट सेकंड में जो है 3 पार्टिकल्स होगा। तो ये सारे कंडीशन जो है वो हो सकता है। ये हमने कंसिडर किया 2 सेल्स, ठीक है, 2 सेल्स है, दिस इज सेल नंबर फर्स्ट एंड सेल नंबर सेकंड, और हमारे पास थे 3 पार्टिकल्स। तो हमारे पास जो कंडीशन आता था ऐसे आता था, पहला वाला, दूसरे वाले में पहले कंपार्टमेंट्स में 2 ऐसे, तीसरे वाले में ऐसे प्रेजेंट होता था और चौथे वाले में जो पार्टिकल है वो ऐसे प्रेजेंट होता था। नाउ यहाँ पे हम जो है ये जो लाइन है उसको एज अ पार्टिकल कंसिडर करेंगे, एज एन एक्स्ट्रा पार्टिकल कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो कंडीशन है वो कैसा है। सपोज़ कंसिडर करें अगर ये लाइन नहीं है, ये लाइन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो हमें पार्टिकल बस ऐसे ही दिखेगा। तो हम जो है इस लाइन को, यानी कि जो सेल्स को डिवाइड करता है, उसको क्या कंसिडर करेंगे, इस लाइन को हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ पार्टिकल कंसिडर करेंगे। इस लाइन को भी हम पार्टिकल कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे डिपेंड होता है कि ये जो पार्टिकल है वो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है कि नहीं। ये फर्स्ट पे प्रेजेंट है, फोर्थ पे प्रेजेंट है, थर्ड पे प्रेजेंट है, सेकंड पे प्रेजेंट है, वो डिपेंड होता है इस वाले केस में। तो हमें यहाँ पे परम्यूटेशन का यूज़ करना होगा फॉर्मूला में अरेंजमेंट को देखने के लिए। सपोज करते हैं ये हमारा फेस स्पेस है, इसको अगर हम एक सेल में डिवाइड करेंगे तो हमें एक वॉल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सेल्स कितना है 2, वॉल कितना है 1। अगर हमें 2 सेल्स में डिवाइड करना है, इसको 3 सेल्स में डिवाइड करना है, तो कितने वॉल की हमें ज़रूरत पड़ा, 1 2 सेल्स, लेकिन 1 2 3 है। अगर हमें इसको और डिवाइड करना है और एक वॉल ऐड करेंगे तो सेल्स होगा 1 2 3 4, लेकिन वॉल्स होगा 1 2 3। तो इससे हमें ये पता चला कि जो नंबर ऑफ वॉल्स है वो GI नंबर ऑफ सेल्स -1 आता है। अगर हम n नंबर का परम्यूटेशन करेंगे जिसमें n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एक टाइप का है, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो दूसरे टाइप का है, n3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो तीसरे टाइप का है। ये वो पार्टिकल्स है सपोज जो कि सर्कुलर है, और ये वो पार्टिकल्स है जो कि लाइन है, और ये वो पार्टिकल्स है जो कि स्टार है, सपोज करते हैं। तो इसका परम्यूटेशन हमें, ये जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n, तो उसका परम्यूटेशन हमें कैसे मिलता है, n डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल करके। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास O और 1O 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। और ये जो टाइप ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज़ वॉल्स, वो है GI-1, और ये जो पार्टिकल्स है वो है NI, ठीक है। तो हमें अगर निकालना है अरेंजमेंट तो आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको प्लस करना होगा तो वो हमारा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स NI प्लस GI-1 डिवाइडेड बाय जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स है, इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल है, NI पार्टिकल्स का फैक्टोरियल, GI-1 पार्टिकल्स का फैक्टोरियल हमें मिलेगा। और ये जो है यहाँ पे दिया है, यही बताएगा अरेंजमेंट को, कैसे अरेंज होगा NI पार्टिकल्स GI सेल में। तो ये जो है NI पार्टिकल्स का थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है WNI है, ठीक है। ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है NI पार्टिकल्स का इन जनरल। सिमिलरली नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अदर कंपार्टमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड। और इसी तरीके से ये ith कंपार्टमेंट में है, दूसरे कंपार्टमेंट में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट को। I के जगह पे हमें बस कंपार्टमेंट का, जो कंपार्टमेंट है उसका नाम पुट करना है। कंपार्टमेंट फर्स्ट है तो 1 पुट करेंगे,
ठीक है, सेकेंड है तो 2 पुट करेंगे। हेंस टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ n पार्टिकल्स इन k कंपार्टमेंट सच दैट n1 n2 n3 so on up to nk particles are contained in compartment first second third k respectively is given by। तो जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है, जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, वो होगा W n1 n2 n3 nk करके हमें लिखना है, मैक्रो स्टेट्स का है, और ये जो है इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स में उसका वैल्यू है। जब 1 होता है तब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 होता है तो i की जगह पे 2 पुट करेंगे बिकॉज दैट इज़ कंपार्टमेंट नंबर सेकेंड, और यहाँ पे इनटू आएगा, जो कि हम करते थे किस केस में, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट्स है उसमें करते थे, वही यहाँ पे किया है। वेयर W n1 n2 n3 nk is the thermodynamic probability of the macro state n1 n2 n3 nk, जहाँ पे W n1 n2 n3 nk जो है वो मैक्रो स्टेट n1 n2 n3 nk का थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है। और ये जो चीज़ है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो कैपिटल पाई है वो हमें इनटू के बारे में बताता है, और i जो है वो 1 से स्टार्ट होता है अप टू k तक, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो लॉग ऑफ W आएगा, और उसके बाद यहाँ पे जब हम पाई पे लॉग अप्लाई करेंगे तो वो चेंज होगा समेशन में, तो समेशन। फिर उसके बाद ये वाला टर्म है उसको हमें लॉग अप्लाई करना है, डिवाइड में जब होता है तब माइनस हो जाता है, माइनस लॉग ऑफ ni, मल्टीप्लिकेशन में जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, लेकिन ये डिवाइड में है तो ये वाला टर्म आएगा। सपोज करेंगे ये जो ब्रैकेट, ये जो टर्म है वो हमारा है a, और ये जो टर्म है वो हमारा है b, और ये जो टर्म है वो हमारा है c। तो लॉग ऑफ a अपॉन बी सी जो है वो किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ बी सी के, विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ बी सी को हम लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ c करके लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ c, वही यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है, उधर जो ni और gi है, दिस इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस इज़ नंबर ऑफ सेल्स, वो बहुत ही लार्ज है, तो हम स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ n जो है वो n लॉग ऑफ n माइनस n होता है, एंड दिस इज़ द लार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम ये जो टर्म है उधर स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आएगा ये वाला टर्म विच इज़ दिस लॉग ऑफ दिस टर्म, ठीक है, माइनस माइनस यही फार्मूला है n दिस टर्म, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टर्म को लिखना है इनटू होल टर्म माइनस दिस टर्म विच इज़ स्टर्लिंग फार्मूला। फिर उसके बाद इस टर्म को भी हम स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस ni लॉग ऑफ ni माइनस ni। फिर इस टर्म पर भी हम स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पे ni और gi है तीनों टर्म्स में है, उधर हम स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे, दिस टर्म लॉग ऑफ दिस टर्म माइनस दिस टर्म, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। स्टर्लिंग फार्मूला हमने अप्लाई किया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो टर्म है वो वैसे ही यहाँ पे आएगा, ये जो टर्म है वो भी वैसे ही यहाँ पे आएगा, ये जो टर्म है वो माइनस अंदर जाके उसका साइन चेंज करेगा, माइनस ni माइनस gi प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो टर्म है उसका भी हम साइन चेंज करेंगे, माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो होगा माइनस ni लॉग ऑफ ni, और ये होगा प्लस ni। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है उसको भी ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो माइनस gi लॉग ऑफ gi माइनस 1, और ये जो gi है यहाँ पे माइनस और माइनस होगा प्लस, तो हमें मिलेगा gi माइनस 1। सिंस ni एंड gi आर वेरी लार्ज,
ये जो दोनों टर्म्स है वो बहुत ही लार्ज है, तो ni प्लस जी आई माइनस 1 की जगह पे हम ni प्लस जी आई लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म बहुत ही लार्ज है, तो यहाँ पे जब हम एक लार्ज नंबर से 1 माइनस करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ni प्लस हम जी आई लिख सकते हैं। और इसी तरीके से जी आई जो है वो बहुत ही लार्ज टर्म है, तो जी आई में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी आई। और ये हमारा है इक्वेशन नंबर थर्ड। देयरफॉर इक्वेशन नंबर थर्ड कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन नंबर थर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे करते हैं, ये एन आई और ये एन आई होगा कैंसिल, ये जी आई और ये जी आई होगा कैंसिल, ये +1 और ये -1 होगा कैंसिल, तो बचेगा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। ठीक है, समेशन तो ब्रैकेट के बाहर आएगा ही। तो यहाँ पे हमने ये जो कंडीशन है वो अप्लाई करना है इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो जहाँ पे ये जो टर्म है उधर ni प्लस जी आई आएगा, यहाँ पे आएगा ni प्लस जी आई, और यहाँ पे जी आई -1 की जगह पे जी आई आएगा। बाकी सारी जो टर्म्स है वो सेम है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स कीपिंग जी आई कॉन्स्टेंट वी गेट, दोनों साइड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे हम जी आई को कांस्टेंट मानेंगे। जी आई को कांस्टेंट कंसिडर करके इस टर्म को हमें, इस इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ w इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k। u इंटू वी का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। तो u v का डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v को वैसे ही रखेंगे, फिर u को वैसे ही रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो वही यहाँ पे किया है, पहले इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया है, तो आएगा डी एन आई जी प्लस जो g का डिफ्रेंशिएशन है वो 0 होगा, बिकॉज जी आई जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जी आई की जगह पे हमें कुछ नहीं लिखना है और ये टर्म जो है वो वैसे ही आएगा। फिर उसके बाद ये जो टर्म है उसको हम वैसे ही रखेंगे, और log ऑफ एन आई प्लस जी आई का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे, log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x dx, तो log ऑफ ni प्लस जी आई का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/ni प्लस जी आई dni, और ये जो टर्म है वो वैसे ही यहाँ पे आएगा और हो जाएगा ये दोनों कैंसिल। और यहाँ पे हमें इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, तो इस टर्म को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम ni को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे ni जो है वो u है और log ऑफ ni जो है वो v है। फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है तो हमें मिलेगा ये वाला डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, पहले हम ni का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log ऑफ ni को वैसे ही रखेंगे, फिर हम ni को वैसे ही रखेंगे, log ऑफ ni जो कि 1/ni dni होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ni और ni जो है यहाँ पे कैंसिल होगा, और यहाँ पे जी आई जो है वो कांस्टेंट है, log ऑफ जी आई, log ऑफ कांस्टेंट जो है वो भी एक कांस्टेंट होगा, ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो 0 होगा। तो जो टर्म्स बचता है वो जो है ये वाले टर्म्स है, बाकी सारी जो टर्म्स है वो कैंसिल होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक प्लस डी एन आई और माइनस डी एन आई है, दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा ये दो टर्म्स, और यहाँ पे हमने डी एन आई को कॉमन बाहर निकाला है, तो बचेगा log ऑफ ई एन आई प्लस जी आई माइनस log ऑफ एन आई, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर फोर्थ। फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो W है वो मैक्सिमम होता है और log ऑफ W भी मैक्सिमम होगा। जब भी हम किसी मैक्सिमम वैल्यू का, मैक्सिमम फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इस केस में log ऑफ W है तो वो जो है 0 के बराबर आएगा, और वही यहाँ पे लिखा है, ये जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ W है वो इसके बराबर है, तो ये वाला टर्म जो है वो 0 के बराबर होगा। नाउ द कॉन्स्टेंट्स ओबेड बाय द सिस्टम ऑफ n इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर, जो n इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है वो कुछ चीज़ें ओबे करती है, तीनों स्टैटिस्टिक्स जो है वो कुछ कॉन्स्टेंट्स ओबे करती है। पहला है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस सिस्टम आर कांस्टेंट, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि जो समेशन ऑफ n i है
फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to k जो है वो कांस्टेंट होगा। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट जो है यहाँ पे DNI है वो 0 के बराबर होगा। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ DNI है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल से नहीं, जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का वो भी कांस्टेंट रहता है। E जो है वो E1 N1 प्लस E2 N2 सो ऑन अप टू EK NK, जिसको समेशन के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, वो जो है कांस्टेंट होती है। तो जब E कांस्टेंट है तो DE जो है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ E जो है वो 0 होगा। समेशन ऑफ DEI NI जो है वो 0 होगा। Multiplying equation number 6 by alpha and equation number 7 by beta and subtract these equation from equation 5 we get, हमें इस इक्वेशन को, पहले वाले इक्वेशन को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले इक्वेशन को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उन दोनों को log of w जो इक्वेशन है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log of w विच इज़ दिस, उससे माइनस करना है। तो हमें मिलता है ये वाला इक्वेशन, और ये हमने जो है पहले भी किया था। ये तीनों स्टैटिस्टिक्स जो है फॉलो करती है, क्या फॉलो करती है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log of w माइनस अल्फ़ा, समेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ ni माइनस बीटा, समेशन ऑफ EI/DNI जो है वो 0 के बराबर होगा तीनों स्टैटिस्टिक्स में। ये जो है कॉन्स्टेंट्स है, तीनों स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा, और ये जो D log of W है वो तीनों स्टैटिस्टिक्स में अलग आएगा, और उसी से हमें अलग NI/GI का वैल्यू मिलेगा। ये जो है इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स है वो सारे 0 है, तो 0 माइनस 0 माइनस 0 जो है वो 0 होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है log of a माइनस log of b है, तो log of a डिवाइडेड बाय b करके हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला है माइनस अल्फ़ा DNI को जो है तीनों में हमने बाहर कॉमन निकाला है, इज इक्वल टू 0 आएगा, और ये है इक्वेशन नंबर 8। Since variation of DNI are independent of each other, therefore equation number 8 can be written as, ये जो DNI है उसका वेरिएशन जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है फिर DNI है, ठीक है, DN1 है, उसके आगे जो है ब्रैकेट के अंदर एक टर्म होगा, फिर DN2 है, सो ऑन अप टू DNK है, इज इक्वल टू 0 आएगा इस इक्वेशन के मुताबिक। और ये सारे जो है DN1, DN2, DNK वो इंडिपेंडेंट है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि अगर ये 0 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 होगा, कोई भी रिलेशन नहीं है, ये सारे अलग चीज़ें हैं। तो इज इक्वल टू 0 होने के लिए ये जितने भी टर्म्स है समेशन के अंदर सारे जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये जो टर्म है समेशन को हम हटाएंगे, इंडिविजुअल टर्म्स जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, और DNI को जब हम यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे तो हो जाएगा 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो यही टर्म जो है वो यहाँ पे बचेगा। हम पहुँचे थे यहाँ पे, अब हम साइड चेंज करेंगे, अल्फ़ा का जब साइड चेंज होगा तो होगा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, EI का साइड चेंज होगा तो होगा प्लस बीटा EI, और लॉग को जब हम साइड चेंज करेंगे तो E और ये जो टर्म है वो पावर में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको जो है, ये जो टर्म है NI प्लस GI अपॉन NI है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग करके, NI अपॉन NI प्लस GI अपॉन NI करके, ये दोनों होगा कैंसिल, आएगा 1 प्लस GI अपॉन NI, ठीक है। और इसका हम साइड चेंज करेंगे तो e रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा EI माइनस 1 आएगा, और ये जो 1 है वो पावर में नहीं है, तो GI अपॉन NI जो है वो इस टर्म के बराबर आएगा। और ये हमारा है ऑक्यूपेशन इंडेक्स, यही है हमारा ऑक्यूपेशन इंडेक्स। यहाँ पे हमने GI अपॉन NI जो है वो e रेज टू पावर इस टर्म के बराबर था, रेसिप्रोकल किया है, उल्टा लिखा है, फिर उसके बाद जो GI है उसको हमने ऊपर लेके गया है। एंड व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड होता है, यही फॉर्मूला है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, उल्टा किया है बस,
ठीक है। और यहाँ पे बीटा जो है वो 1/kBt के बराबर आता है, जहाँ पे kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, तो बीटा की जगह पे हम 1/kBt लिखेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। Equation 9 represents the most probable distribution of particles in a system obeying Bose-Einstein statistic। और ये जो है most probable distribution के बारे में हमें बताता है सबसे ज़्यादा probability क्या होगी बहुत सारे number of particles की distribution की, उसके बारे में हमें बताता है। Thus equation number 9 is known as Bose-Einstein distribution law। और यही है डेरिवेशन Bose-Einstein distribution law का। जो हमने अरेंजमेंट किया था, जो फॉर्मूला हमने किया था, उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो इधर लिखा है एग्जाम्पल में क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 6 बोसोन्स। जो 6 बोसोन्स है उसके डिफरेंट अरेंजमेंट को हमें कैलकुलेट करना है। जो नंबर ऑफ सेल्स है वो 4 है और ऑफ इक्वल अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी। और जो चारों सेल है उसकी जो प्रायरी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, चारों का साइज इक्वल है, इसलिए पार्टिकल किसी भी सेल में जा सकता है। किसी भी सेल में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, उसी को हम कहते हैं इक्वल अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो सोल्यूशन है द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ Ni पार्टिकल्स इन Gi सेल्स इज गिवन बाय, हमने पहले किया था, जो डिफरेंट अरेंजमेंट है Ni पार्टिकल्स का Gi सेल्स में, W जो है वो इसके बराबर होता है I पार्टिकल्स का, ठीक है। और यहाँ पे जो Ni है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, Gi जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है, तो Gi-1 जो है वो नंबर ऑफ वॉल्स होगा। और यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है, Ni जो है वो 6 है, Gi जो है वो 4 है, उसको हम पुट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल है, 6 + 4 होता है 10, उसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 4 में से एक हम जब माइनस करेंगे तो आएगा 3 का फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल मीन्स 9 × 8 × 7 × 6, 6 का फैक्टोरियल, ऐसे करके हम लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल होगा कैंसिल। 9 का फैक्टोरियल होता है 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जितने भी इंटीजर्स उससे कम है अप टू 1 उसको हमें इनटू करना है। और 6 का फैक्टोरियल जो है वो इस टर्म के बराबर होता है, हमें पता है, तो हम 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं और ये दोनों हो गया है कैंसिल, तो हमें मिलेगा 84 एज आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।